देखिए, आपका भू राजस्व में आपका जो शुरू किया गया था, एक खातेदार या कृषकों का वर्ग। हमने कृषकों या किसानों या खातेदारों का 4 वर्ग बताया था। और देखिए, छाँट छाँट कर भाई पढ़ाया जा रहा है जो आ सकता है। पूरा पढ़ाना किसी भी हाल में संभव नहीं है, मैं बता दूं, इतना बड़ा कानून है। लेकिन मुख्य मुख्य जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वह क्वेश्चन आपका ज़रूर हम बताएंगे। थोड़ा बड़ा कानून है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया है। एक एक छोटे छोटे कानून समाप्त होते रहे। पता लगा कि 2 कानून समाप्त हो गया छोटा छोटा, तब ये जाकर समाप्त होगा। तो इसको आराम से पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। तो हम ये बता रहे थे कि जो बीटीआर है, यानी कि बीटीआर का मतलब हुआ कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, इसके क्या क्या अधिकार है और उन अधिकारों पर क्या-क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अगर इनके अधिकार और प्रतिबंध आए तो काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन हो जाता है। पूरा क्वेश्चन बने तो एकदम शॉर्टकट में लिखना है। वैसे जो एक एक अधिकार है, वह अलग से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि विनिमय का अधिकार हो गया, फिर आपका एससी एसटी का अधिकार हो गया, बीटीआर है तो। फिर आपका माने कह सकते हैं कि घोषणा पाने का अधिकार हो गया, परित्याग समर्पण का अधिकार हो गया। ये अलग से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अलग से भी हम डिटेल में बताएंगे। इसके अधिकार थोड़ा शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, ये याद रखिए। देखिए, कह करके चला जाए, बीटीआर के हम अधिकार बता रहे थे कि वह अपनी भूमि पर अनन्य कब्जे का अधिकार रखता है और कि जिस प्रकार चाहें उस प्रकार वह अपनी भूमि का क्या कर सकता है, प्रयोग। सबसे उत्तम कैटेगरी का जो भूमिधर है वह बीटीआर है, यानी कि आपका संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। इसका जो माने इसका जो हक है वह अस्थाई है, उत्तराधिकार योग्य है, अंतरणीय है और सबसे क्या है, ये श्रेष्ठ। जैसे कि आप लोगों ने सुबह भी देखा कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में सबसे श्रेष्ठ आपका जो स्रोत हमने बताया, तो हिंदू लॉ में बताया वेद और आपका मुस्लिम लॉ में बताया था कुरान। दोनों दैवीय ग्रंथ माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि वेद के बारे में भी ये मान्यता है कि देवताओं ने ऋषि मुनियों पर जो बातें प्रकट की, ऋषि मुनियों ने उसी समय लिख ली। और मुस्लिम विध में भी ये मान्यता है कि अल्लाह का जो फरिश्ता था, यानी कि जिब्राइल, उसके द्वारा अल्लाह ने पैगंबर साहब या प्रॉफिट को जो संदेश भिजवाए थे, उन संदेशों का एकत्रीकरण ही, संकलन ही, कंसोलिडेशन ही कहिए, कुरान है। तो उसी प्रकार आपका लेकिन लेकिन लग गया तो कोई ना कोई समस्या आपका कह सकते हैं कि आ ही गई। इसके बाद आपका अपवाद, जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार तो है ही, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। और पहला अपवाद हमने बताया था धारा 105 में। धारा 105 में हमने आपका बताया था कि अगर संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर अपनी जमीन का अंतरण आपका कह सकते हैं कि संहिता का में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करके करता है, तो ऐसी दशा में उसका अधिकार संपत्ति पर, भूमि पर समाप्त हो जाएगा। और संपत्ति किसमें निहित हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। फिर 122 हमने बता रखा है कि अगर कितने साल तक आपका खेती नहीं करता और भू राजस्व नहीं देता, 3 साल तक, तो सरकार क्या करेगी, उसकी ज़मीन को छीन लेगी। इसके बाद हमने बताया था कि जोत का प्रयोग किसी भी वह प्रयोजन के लिए कर सकता है। किसी भी प्रयोजन का मतलब आपका फसल उगाने के लिए, फूल की खेती, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, यहाँ तक कि बाजार लगवा सकता है अपनी ज़मीन पर। आपका कब मेला लगवा सकता है, ये उसे क्या है, अधिकार है। तीसरा अधिकार उसको है
कि अपनी भूमि का व्यावसायिक घोषणा पाने का अधिकार। देखिए, पुराना कानून आपका जो था 143 में था। फिर एक बार कवर करिए। जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम थी, बहुत प्रसिद्ध ये धारा है आपका 143। पुराना कानून में जो धारा थी वह 143 थी। आज भी कुछ लोग जो नए कानून को नहीं जानते, वे आपका यही कहते हैं कि 143 के तहत घोषणा करवा लीजिए। तो वर्तमान समय में आप सतर्क रहिए। अब 143 न कह के सेक्शन अब आपको 80 कहना पड़ेगा, यानी कि आपका घोषणा पाने का अधिकार अब आपका उधर नहीं है बल्कि किस धारा में आ गया है, 80। अब घोषणा पाने का अधिकार आपका, इसको अलग से भी हम बताएंगे। यहाँ एकदम 5-5 लाइन संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का अधिकार जानना है और उस पर थोड़ा थोड़ा जो प्रतिबंध लगा है। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर वह अपनी जमीन पर खेती नहीं करना चाहता, व्यवसाय करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में वह उप जिलाधिकारी के पास एक आवेदन दे सकता है और ये मांग कर सकता है कि ये जो हमारी भूमि है इसे कृषि भूमि से बाहर किया जाए और व्यावसायिक भूमि घोषित किया जाए। सतर्क रहना है। जैसे ही एसडीएम साहब ने इस उसकी भूमि को आपका व्यावसायिक भूमि की रूप में घोषणा कर दी, ये कानून अब विफल हो जाएगा। इस कानून के प्रावधान अब उस भूमि पर लागू नहीं होंगे। तो आखिर कौन सा कानून लागू होगा? तो वह जो कानून होगा अब उसका पर्सनल लागू होगा। यानी कि हिंदू है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और मुस्लिम है तो उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा। लेकिन जो उत्तराधिकार के नियम हम बताएंगे इस कानून में है, वे लागू नहीं होंगे। एक लाइन याद रखिए। तो घोषणा कैसे पाई जाती है, कितने दिनों में दी जाएगी, उसका प्रभाव क्या होगा, घोषणा कब रद्द की जाएगी, ये सभी बातें आपका कल से हम शुरू कर देंगे। क्योंकि आज जितने अधिकार हैं क्योंकि भाई आपका समाप्त ही कर दिया जाए शॉर्टकट में निपटा के। क्योंकि विनिमय का अधिकार, घोषणा का अधिकार, परित्याग और समर्पण, पहले ये 4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि समर्पण से भी क्वेश्चन बनता है, परित्याग से भी, फिर उत्तराधिकार, फिर भू राजस्व की वसूली हो गया, यही सब क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आगे आपका, इसके बाद आपको जो देखना है वह देखना है कि आपका कह सकते हैं कि अपनी जोत को अंतरित करने का अधिकार। यानी कि प्रत्येक भूमि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी भूमि का ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर का मतलब बंधक कर दे, पट्टा दे दे, दान दे दे, विक्रय कर दे इत्यादि। विनिमय भी करने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार उसका पूर्ण अधिकार नहीं है। कुछ इस पर प्रतिबंध है। अगर वह अपनी भूमि को ऐसे व्यक्ति को अंतरित करता है, बेचता है या दान देता है जिसके पास 62.5 बीघा जमीन पहले से ही मौजूद है, तो 62.5 बीघा के जैसे ही ऊपर भूमि जाएगी उतने का अंतरण शून्य होगा और वह भूमि किसमें निहित हो जाएगी, राज्य सरकार में। इसके बाद इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रतिबंध पहला ये है कि किसी विदेशी को जोत का अंतरण न किया जाए। सेक्शन 90 हम बताए थे, 90 पर भी सतर्क रहना है कि आपका माने किसी विदेशी को भूमि का अंतरण कैसे किया जा सकता है, तो राज्य सरकार की सहमत से। अगर बिना राज्य सरकार की सहमत से किसी विदेशी को भूमि का ट्रांसफ़र किया जाएगा कि नहीं, नहीं। हेडिंग याद रखिएगा, 3-3 4-4 लाइन इसमें क्या करना है, लिखते रहना है। अगला प्रतिबंध जो सबसे महत्वपूर्ण है, भोग बंधक पर प्रतिबंध। यानी कि ऐसा बंधक न करिए
जिसमें कि आपको अपने कृषि भूमि का कब्जा दूसरे को देना पड़े। अगर कृषि भूमि का कब्जा दे दिया जाता है तो 93 धारा उसका प्रभाव बताती है। तो बताइए क्या होगा प्रभाव? वह विक्रय माना जाएगा। यानी कि यूपी में जो भोग बंधक हैं कृषि भूमि का, वह पूरी तरह भू राजस्व संहिता के तहत क्या है? प्रतिबंधित। यानी कि आप अपना मार्गेज करिए जमीन का, लेकिन मार्गेजी को कब्जा न दीजिए। कब्जा देते हैं तो बहुत एक प्रसिद्ध केस आता है भगवतिया का, याद रखना है। केस एक लिखना पड़ेगा, श्रीमती भगवतिया का केस है। और इसमें भगवतिया की माँ ने क्या किया था कि अपनी ज़मीन को मार्गेज किया और कब्जा दे दिया बंधकदार को। कब्जा बंधकदार छोड़ ही नहीं रहा था। कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने कहा कि जब आप कब्जा दे दी हैं तो ये क्या माना जाएगा? विक्रय। और माना जाएगा कि अब बंधकदार के पक्ष में आपने क्या कर दिया? विक्रय। विक्रय माना जाएगा। तो किस बंधक पर रोक लगाई गई है? भोग। केस याद रखिएगा, श्रीमती भगवतिया, बहुत प्रसिद्ध केस है। इसके बाद आपका जोत को पट्टे पर आप दे सकते हैं। तो पट्टे पर किसके लिए दे सकते हैं, कितने समय के लिए? तो धारा 94 95 इसको भी अलग से हम पढ़ेंगे। बस यहाँ दो लाइन जानिए कि प्रत्येक संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को यह अधिकार है कि वह अपनी जोत को किस पर दे सके? पट्टे पर। अब पट्टे पर कैसे देगा, कितने दिन के लिए देगा, पट्टा कैसे समाप्त होगा, ये सभी बातें अलग से हम बताएं। तो इस प्रकार आपका जो संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर का मुख्य अधिकार और उस पर जो प्रतिबंध थे वे समाप्त हो गए। देखिए फिर एक बार हम मॉडल बता रहे हैं, कई बार पूछा है। अगर ये पूछे कि अधिकार और प्रतिबंध बताइए तो ऐसे ही 4 पेज लिखना पड़ेगा, भाई काफ़ी है। तो उसका उपाय ये है कि अधिकार लिखिए और थोड़ा शॉर्टकट में लिखिए। और यही क्वेश्चन आपका अलग अलग भी पूछा जाता है, जैसे विनिमय का अधिकार, पट्टा देने का अधिकार, आपका कह सकते हैं कि परित्याग का, समर्पण का, या पट्टे का, या इत्यादि, या एससी और एसटी द्वारा अंतरण। तो इसको अलग से भी देखना है। तो अब आइए आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है उस पर गौर किया जाए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा जो बीटीआर हो, बीटीआर मतलब जो संक्रमणीय अधिकार वाला क्या हो भूमि, वह अपने कृषि भूमि का, क्योंकि इसमें कृषि भूमि आएगी, मकान उकान तो आएगा नहीं, वह अपनी कृषि भूमि का अंतरण कब कर सकता है और उसके अंतरण पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका उल्लेख करिए। तो आपका ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको जब लिखवाया जाएगा तो थोड़ा बहुत हम इतिहास भी लिखवाएंगे कि इसके पीछे, यानी कि जब आप लिखिए तो एक तो आपका कह सकते हैं कि धारा 88 लिखना पड़ेगा। फिर आपका यानी कि मुख्य रूप से 88 98 99 और 100। अब देखिए कह करके धाराओं को हम शुरू करते हैं। पहले इसका उद्देश्य बताते हैं तब डायरेक्ट उठाते हैं। देखिए उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आपका समाज के निम्न वर्ग के लोग माने जाते थे। ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं थे। अतः जो आपका समाज के ज़्यादातर लोग इनको धमकाकर कम पैसा देकर इनकी ज़मीनें खरीद लेते थे। अतः इनके हितों की रक्षा करने के लिए आपका इनके कृषि भूमि के अंतरण पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आपका पुराना कानून पहले देखिए। पुराने कानून में ये था
फिर एक बार पुराना कानून देखिए यूपीजेड कि अगर कोई एससी एससी को ही अंतरित करता है जमीन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसटी को करता है तो ही तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एससी और एसटी के अलावा अन्य वर्ग के लोगों को अंतरित करता था तो ऐसी दशा में डीएम की परमिशन लेकर करता था। और डीएम तभी परमिशन देते थे जब अंतरण के बाद उसके पास लगभग 5.5 बीघा जमीन बची रहे लगभग। यानी कि अगर पुराना कानून, तो नए कानून द्वारा मैं फिर बता दूं, ये जो सीमा है 5 साढ़े 5 बीघा की, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। लेकिन नए कानून में ये जरूर दिया गया है कि एससी अगर एससी को ही ट्रांसफ़र करे तो किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य को करे तो आपका इसके लिए यह आवश्यक है कि वह कलेक्टर की क्या ले ले, लिखित अनुमति। कलेक्टर लिखित अनुमति दे सकते हैं, वहीं आधार दिखाया जाता है और उसी में पैसा लिया जाता है। यानी कि पैसा पैसा पैसा, यानी कि इसका मतलब अनुमति देने में भी आपका खूब पैसा कर्मचारी कमाते हैं। जो आपका डीएम ऑफिस में काम करते हैं, आपका 2 लाख 3 लाख 50,000 60,000, जब तक पैसा नहीं तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। अब उसमें होता क्या है, एक तो आपका अनुमति दो तरीके हैं, मैं फिर बता दूं। पहला तरीका ये है कि एससी कैटेगरी का व्यक्ति अगर बीटीआर है तो वह धारा 80 के तहत घोषणा करा ले। घोषणा ये करा ले कि हजूर हमारी कृषि भूमि है, अब मैं इस पर खेती नहीं करना चाहता। इस भूमि को आप किसके लिए घोषित करिए, आपका व्यवसायिक यानी कि आपका बिजनेस के लिए। फिर एक बार याद रखिए, जैसे ही भूमि इस कानून से क्या चली गई बाहर, तो ये डीएम कलेक्टर की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि घोषणा में काफ़ी तामझाम है, इसलिए दूसरा उपाय ये है कि कलेक्टर से लिखित अनुमति ले ली जाए एससी द्वारा कि इन इन आधारों पर हमें आवश्यकता है पैसे की, हमें विवाह करना है बिटिया का, हम बाहर जा रहे हैं, दूसरी जगह बस चुके हैं, अब यहाँ की भूमि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, अतः हजूर हमें परमिशन दे दीजिए ताकि हम अपनी ज़मीन का क्या कर सके, दूसरे को ट्रांसफ़र कर सके। तो पहले आपका कुछ प्रतिबंध था, लेकिन नए कानून द्वारा उन प्रतिबंधों को मैं बता दूं हटा दिया गया है एससी के मामले में। हाँ हाँ, सिविल अधिकार। हाँ, तो अगर ज़बरदस्ती या धमकी देकर लिखवा रहे हैं तो आपका एक तो एससी एसटी एक्ट भी लागू हो जाएगा। हाँ, लेकिन कृषि भूमि यहाँ जो हम बता रहे हैं वो उसका उपाय हम बता रहे हैं, ये सही है कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वहीं हम भी बता रहे हैं। लेकिन उसका दो उपाय हैं विफल करने का। पहला उपाय है कि कलेक्टर से क्या ले ले, अनुमति। और दूसरा उपाय है कि घोषणा करा ले धारा 80 में। तो घोषणा अलग से हम बताएंगे ही, कल ही बता देंगे। अब कलेक्टर की अनुमति वाला अभी बताया जाएगा। देखिए, आपका भूमिका जरूर लिखिएगा, हम लिखवाएंगे सटीक भूमिका आपका 5-6 लाइन कि ये कानून आखिर क्यों ये बनाया गया। अभी एससी पर आइए, एसटी पर न रखिए। अभी केवल अनुसूचित जाति पढ़िए, अनुसूचित जनजाति आपका बाद में पढ़ाया जाएगा। किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न जाति के सदस्य को, यानी कि एससी एसटी से भिन्न कहिए, कृषि भूमि का अंतरण करने के लिए यह आवश्यक है कि वह कलेक्टर से क्या ले ले, परमिशन। तो कलेक्टर से परमिशन कैसे मांगी जाएगी, कलेक्टर किन आधारों पर परमिशन देगा,
कब परमिशन देने से इनकार कर देगा, वही बातें आपको एक एक करके कह सकते हैं कि देखनी है। आइए सबसे पहले, अगर बेयर एक्ट है तो 98 निकाल लीजिए। हाँ, हाँ तब क्या, अगर कृषि भूमि है, आप ट्रस्ट चाहते हैं, तो ऐसी दशा में आप या तो घोषणा करा लीजिए, या दूसरा उपाय है कि कलेक्टर की क्या ले लीजिए, अनुमति। भाई, तब कोई मतलब ही नहीं रहा संरक्षण का। देखिए, पहले थोड़ा कठोर कानून था, अब आपका थोड़ा वीक हो गया है। पहले कठोर ये था कि घोषणा भी अगर करा, मैंने कलेक्टर अनुमति तभी देता था जब ये देखता था कि एसी कैटेगरी का व्यक्ति अगर इतनी जमीन बेच दिया, उसके बाद भी उसके पास 5.5 बीघा लगभग कृषि भूमि क्या हो, बची हो। अब ये जो 5.5 बीघा का नियम था, ये हटा दिया गया। ये पुराने कानून में था, कभी बदला गया, कभी रखा गया। आपका मायावती जी आए तो रख दिए, अखिलेश जी आए तो हटा दिए, ऐसा होता रहा। लेकिन हमें कानून पर देखना हो तो राजनीति से प्रेरित आपका, उससे हमें नहीं जाना है। बहुत लंबा वो विवाद चल जाएगा आपका। लेकिन भूमिका 4-5 लाइन जरूर बांधिएगा कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया, यानी कि इसका बेस क्या था। और बेस के बाद आपका ये देखिए। अब आइए, आपका 98 सेक्शन निकाल लीजिए भाई। 98, 99 और 100। देखिए आपका, तो पहले 98, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। देखिए पहला खंड क्या है, इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टे द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि पहला नियम यही मिला कि अगर कोई बीटीआर है, यानी कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर है, वह एसी कैटेगरी में आता है, वह अपनी कृषि भूमि का या तो एससी के अलावा किसी अन्य वर्ग के लोगों को या तो विक्रय करना चाहता है, या दान देना चाहता है, या उनको मार्गेज करना चाहता है, या पट्टे पर देना चाहता है, तो कानून ये कहता है कि ऐसी दशा में वह बिना कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि पहले कलेक्टर से तुम क्या लो, आपका अनुज्ञा लो, उसके बाद ये काम करो। देखिए पहला नियम ये सटीक याद रखिए आपका। इसके बाद, परंतु यह कि कलेक्टर द्वारा ऐसी अनुज्ञा तभी दी जा सकेगी, यानी कि दूसरा वे आधार बताए गए हैं परंतु में, जिन आधारों पर कलेक्टर क्या करेंगे, अनुज्ञा देंगे। दी जा सकेगी, सकेगी मतलब कलेक्टर बाध्य नहीं है। तो जहाँ विवेकाधिकार, याद रखिए वहीं क्या आ जाएगा, पैसा। यहीं तो पैसा लिया जाता है। दी जा सकेगी, अब ये रहता कि दी जाएगी, तब तो भाई बात है, चाहे दे या न दे। तो कलेक्टर साहब थोड़े खुद लेंगे, उनके जो पुछल्ले लोग हैं, क्लर्क हैं, चपरासी हैं, पेशकार हैं, वहीं तो लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा लिया जाता है आपका। 50,000 40,000 से तो कम पर कोई बात ही नहीं है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जैसी जमीन
अगर मान लीजिए 25 बीघा है और रोड पर है, हाईवे पर, तब देखिए कितना आपका ताम झाम करना पड़ता है। तो इसमें खूब अधिकारी भी कमाते हैं, लेकिन देखिए कब कलेक्टर अनुज्ञा दे सकेंगे, आपका वही आधार दिमाग में बैठाना है। फिर एक बार आधार देखिए, 3 आधार दिए गए हैं, इतना तो याद ही कर सकते हैं। 3 आधार, पहला है एससी के भूमिधर के पास धारा 108 की उपधारा 2 के खंड क अथवा धारा 110 के खंड क जैसी भी स्थिति हो में विनिर्दिष्ट कोई जीवित उत्तराधिकारी न हो। इसका मतलब पहला आपका ये दिखाइए, एससी कैटेगरी के व्यक्ति द्वारा डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि हजूर हमारा कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है, हमारे मरने के बाद क्या होगा, अतः हम जिंदा हैं तो हम चाहते हैं कि अपनी संपत्ति दान दे दें या पट्टा दे दें, बंधक कर दें, विक्रय कर दें, अतः हमें परमिशन आप क्या करिए, दे दिए। तो पहला आधार क्या हुआ कि उसका कोई जीवित उत्तराधिकारी, यही ऐसे याद रखे, पहला आधार क्या हुआ कि उसका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं। दूसरा देखिए, अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले के अंतरण के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, यानी कि प्रयागराज में भूमि है, प्रयागराज में वो चाहता है कि हम यहाँ अपनी भूमि का ट्रांसफ़र करें, उससे भिन्न किसी जिले अथवा अन्य राज्य में किसी नौकरी अथवा किसी व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति या कारोबार के निमित्त बस गया है या सामान्य तौर पर रह रहा है। इसका मतलब कि हजूर हमारी प्रयागराज में ज़मीन है, मैं दूसरे ज़िले यानी कि बनारस या दूसरे राज्य यानी कि एमपी या बिहार में व्यापार करता हूँ, कारोबार करता हूँ, या मैं वहाँ बस गया हूँ, या मैं सामान्यतः वहीं नौकरी करता हूँ, या मैं सामान्यतः अब वहीं रहने लगा हूँ। अतः ऐसी कंडीशन में बार बार यहाँ आकर ज़मीन देखना क्या है, मुश्किल है। तो आप दे दीजिए इजाज़त, ताकि हम अपनी ज़मीन क्या कर दें, बेच दें। कि दूसरा आधार ये हुआ कि वह उस ज़िले से कहाँ रह रहा है, बाहर। तो क्या क्या कर रहा है, या तो बाहर नौकरी कर रहा है, या बाहर बस गया है, या बाहर व्यापार कर रहा है, और तो ऐसी दशा में मांग कर सकता है। ये दूसरा आधार रहा। फिर एक बार तैयार कर लीजिए यहीं, पहला आधार क्या हुआ कि हमारा कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं है। दूसरा आधार क्या हुआ कि हम अन्य ज़िले में या तो नौकरी पा लिए हैं, बस गए हैं, व्यापार कर रहे हैं। और तीसरा आधार ये है, यही सबसे खतरनाक है, कलेक्टर का यह समाधान हो गया है कि विहित कारणों से भूमि के अंतरण की अनुज्ञा देना आवश्यक है। यानी कि उचित कारणों से ये परमिशन देना आवश्यक है। तो जैसे ही आ गया कि उचित कारणों से, ये मान कर चलिए समस्या आ गई। अब बताइए आप लोग, तो उचित कारण 2-4 बताइए। हजूर हम बहुत बीमार हैं, आपका लाखों लग जाएगा बीमारी में, अतः ज़मीन बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं है, पहला। दूसरा, विवाह दिखाया जाता है कि हजूर हमारी लड़कियां हैं, हम अच्छे से विवाह करेंगे, और इनके विवाह के लिए क्या चाहिए, पैसा, और आपका बिना ज़मीन बेचे पैसा कहाँ से आएगा, अतः बेचने की क्या दीजिए इजाज़त। तो जितना फर्जी आधार हैं लगा दीजिए। ये अवशिष्ट आधार है, यानी कि 2 तो लिखित हैं, और तीसरा में जितना वकील साहब दिमाग लगा लें। अब यही है कि वकील साहब इसके लिए भी पैसा लेंगे, क्योंकि दिमाग लगाएंगे, कुछ फर्जी आधार बनाएंगे, फर्जी डॉक्टर के पास जाकर मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, और 2 बिटियां हैं तो कागज़ पर 5 दिखा देंगे। आपका दिखा उखा के फर्जी तरीके से क्या किया जाए, ले लिया जाए। जांच होते हैं, लेखपाल जाते हैं, रिपोर्ट लगाते हैं, तो भी खाएंगे। भाई
तो क्या लेखपाल कम खाते हैं? लेखपाल भी खाएंगे, उसमें क्या है। ये देखिए, आपका अभी जांच कराई जाएगी, अगला खंड जांच आप ही के बातों को समर्थन करेगा। देखिए आपका खंड 2, इस धारा के अधीन अनुमति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कलेक्टर द्वारा ऐसी जांच की जा सकती है जैसा वह विहित करे। तो कलेक्टर स्वयं जांच कर सकता है। पूरा लेखपाल से ऐसे नहीं हो जाता। पूरा लेखपाल से क्या मांगी जाती है? रिपोर्ट। तो लेखपाल साहब भी रिपोर्ट देंगे पूरा लिख पढ़कर, तो उसमें भी वो खा लेंगे कुछ। रिपोर्ट ही नहीं लगाएंगे। एक तो डीएम के यहाँ से फाइल आगे नहीं बढ़ती है, लेखपाल से मांगा गया रिपोर्ट, तो लेखपाल अपना खूब टहलाएगा 15-20 दिन। खुद हम लोग, मैंने खुद मैं भी पीड़ित हो गया था। आज आइए तो कल आइए तो परसों आइए तो मैं यहाँ हूँ, तो इस समय यहाँ हूँ। मैंने दाखिल खारिज कराने में आपका खूब दौड़ाते हैं। पैसा भी दीजिए, उसके बाद भी इतना आसान नहीं है लेखपाल से काम कराना। तो आपको बताया भी गया था कि 3 लोगों से सतर्क रहना है। एक राज्यपाल, इनका भी कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, दूसरा महिपाल, और तीसरा लेखपाल। लास्ट में ये है कि अगर चना बोया गया है और लेखपाल ने लिख दिया कि गेहूं बोया गया है, तो डीएम भी काट नहीं सकते। अगर बारिश हुई है, लेखपाल ने लिख दिया कि इनके खेत में सूखा, तो मुआवजा मिल जाएगा। अब बारिश नहीं हुई और लिख दिया कि खूब बारिश हुआ, तो मुआवजा मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग देखोगे किसानों को मुआवजा मिलता है तो किसी को ज़्यादा और किसी को क्या मिल जाता है। ये लेखपाल के ही कारण होता है, क्योंकि डीएम तो जाकर गांव-गांव और खेत-खेत निरीक्षण नहीं करेंगे। जो लेखपाल ने रिपोर्ट दे दी, इसमें भी कमाते हैं। जैसे बंजर भूमि है, तो एससी एसटी के लोग क्या करते हैं, 50,000 1 लाख लेखपाल को देते हैं, और ये कहते हैं कि बस आप दिखा दीजिए कि इस एससी या एसटी के वर्ग के लोगों ने इस ग्राम समाज की भूमि पर क्या कर लिया है, कब्जा। क्योंकि जैसे ही दिखाया जाएगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा, इसका मतलब कि अब सरकार उन पर मुकदमा करेगी। तुरंत ये मांग करेंगे कि हमें रहने के लिए आवास क्या किया जाए, और आसान हो जाएगा। मैंने इसलिए किया जाता है कि आप लिख दीजिए, ताकि सरकार हम पर हटाने के लिए मुकदमा करे, तो हमार कब्जा तो साबित हो जाए कि हम इस जमीन के क्या है, कब्जेधारी, और कब्जे के आधार पर हमें एलाट हो सकती है आगे। तो आगे बताया जाएगा इस प्रकार। आपका ये बताया गया, कल आगे हम बताएंगे। एससी का थोड़ा बहुत बचा है अभी, इसके बाद एसटी। कल देखिए पढ़ कर आइए, 1-2 दिन आपका पढ़ाया जाए तब लिखा जाएगा। 2-3 चैप्टर निकाला जाए। एक घोषणा पाने का अधिकार, दूसरा आपका परित्याग और समर्पण। 3 चैप्टर हो जाएगा, मैंने 3 आपका क्वेश्चन। क्योंकि परित्याग समर्पण छोटा छोटा है, वहीं घोषणा ही थोड़ा समझाना है। अब 143 नहीं, अब 80। तो इसको हम एससी एसटी बताकर 3 क्वेश्चन कल आपका बताएंगे। तो 2 दिन बाद लिखवाया जाएगा, 2-3 एक ही बार 4-3-4 क्वेश्चन।